किसी भी देश की तरक्की को हम कैसे मापते हैं? क्या बड़े बड़े हाईवेज और शानदार प्रोजेक्ट्स देखकर, या फिर किसी छोटे से गांव में बने तालाब और वहां आ रहे बदलावों से? आज हम भारत में गवर्नेंस के दो बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक जो ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है और दूसरा जो बिल्कुल जमीन से, जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले भारत की डेवलपमेंट स्टोरी की एक बहुत बड़ी चुनौती को समझते हैं। देखिए, दशकों से भारत के बड़े बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर एक तरह का ग्रहण लगा हुआ था, और वो था लगातार होने वाली देरी का। चाहे कोई हाईवे हो, रेलवे लाइन हो या फिर पावर प्लांट, हर प्रोजेक्ट का लेट होना और उसका बजट बढ़ना एक आम सी बात बन गई थी। अब सवाल ये है कि इन प्रोजेक्ट्स में देरी होती क्यों थी? ये जो आंकड़े हैं, ये असल कहानी बताते हैं। करीब 73% रुकावटें सिर्फ 3 बड़ी वजहों से आ रही थीं। 35% मामले जमीन के अधिग्रहण से जुड़े थे, 20% फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट क्लियरेंस की वजह से, और 18% राइट ऑफ वे यानी रास्ते के अधिकार से जुड़ी समस्याओं के कारण। और देखिए, ये सिर्फ पैसे की कमी का मामला नहीं था। असली चुनौती कहीं ज्यादा गहरी थी। वो थी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अलग अलग विभागों के बीच तालमेल की जबरदस्त कमी। ऐसा लगता था जैसे हर कोई अपनी अपनी दुनिया में काम कर रहा है, जिसकी वजह से जरूरी प्रोजेक्ट सालों साल बस फाइलों में ही अटके रहते थे। तो इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए पहला मॉडल सामने आया। एक ऐसा तरीका जो टॉप डाउन था, टेक्नोलॉजी पर आधारित था और जिसे खास तौर पर इन्हीं रुकावटों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका नाम है प्रगति। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां प्रधानमंत्री खुद हर महीने केंद्र सरकार के टॉप अधिकारियों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ सीधे बात करते हैं। मकसद सिर्फ एक, बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या चल रहा है ये देखो और जहां भी कोई दिक्कत है उसे तुरंत सुलझाओ। और इसका असर वो तो जबरदस्त रहा है। इस प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक 85 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत के प्रोजेक्ट्स की रुकावटों को दूर किया जा चुका है। ये बहुत बड़ी रकम है, पर सवाल यह है कि आखिर ये काम करता कैसे है? इसका नतीजा ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट्स दशकों से ठंडे बस्ते में पड़े थे, उनमें भी जान आ गई। जैसे कि जम्मू श्रीनगर रेल लिंक, जिसका काम 1995 में शुरू हुआ था, या फिर नवी मुंबई एयरपोर्ट, जिसका आइडिया 1997 में आया था। प्रगति के तहत इन जैसे कई अटके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से रफ्तार दी गई। इसके पीछे की सोच है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक टीम की तरह मिलकर काम करें और अलग अलग मंत्रालय अपनी चारदीवारी से बाहर निकलकर एक साथ समस्याओं को हल करें, जैसा कि इस कोट में कहा गया है। तो प्रगति मॉडल से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि जब जवाबदेही सीधे टॉप लेवल पर तय हो जाती है तो पूरा सिस्टम हरकत में आ जाता है और तेजी से काम करने लगता है। इससे देश की आर्थिक रफ्तार को भी एक जबरदस्त पुश मिलता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किसी देश की तरक्की सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि एक एक तालाब से भी नापी जाती है। और यहीं से हम गवर्नेंस के अपने दूसरे मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मिशन की जो पूरी तरह से जमीन से, लोगों से जुड़ा हुआ है, और इसका नाम है मिशन अमृत सरोवर। देखिए, भारत में पानी को बचाना सिर्फ एक सरकारी काम नहीं है, ये हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। ऋग्वेद का ये श्लोक भी जल के इसी महत्व को बताता है और यही सोच इस मिशन के पीछे की प्रेरणा है। तो मिशन अमृत सरोवर को 2022 में लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य बहुत ही सीधा और साफ था। देश के हर जिले में कम से कम 75 तालाबों को बनाना है या फिर पुराने तालाबों को एक नई जिंदगी देनी है। और जमीन पर इसके नतीजे वाकई कमाल के रहे हैं। मार्च 2025 तक पूरे भारत में 68,000 से भी ज्यादा अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुके थे। ये आंकड़ा दिखाता है कि जब लोग किसी काम के लिए साथ आते हैं तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। इस मिशन की असली ताकत है इसका बॉटम अप अप्रोच, यानी लोगों की भागीदारी। इसके लिए पैसा मनरेगा जैसी स्कीम से आता है, जिससे गांव के लोगों को रोजगार भी मिलता है। हर तालाब की देखभाल के लिए वहीं के लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है। और सबसे जरूरी चीज है जन भागीदारी, जिससे लोगों में ये एहसास पैदा होता है कि ये तालाब उनका अपना है। तो सवाल ये है कि इन हजारों तालाबों का जमीन पर असर क्या हो रहा है? इसका असर एक लहर की तरफ फैलता है, जो एक जगह से शुरू होकर दूर तक जाता है।
चलिए इसे समझते हैं। ये फ्लोचार्ट पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है जनभागीदारी यानी लोगों को साथ लाने से। इसका सबसे पहला नतीजा होता है पानी का इकट्ठा होना, जिससे सिंचाई में मदद मिलती है। लेकिन असली जादू इसके बाद होता है। ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है, जिससे किसानों को दूसरी फसल उगाने का मौका मिलता है और उनकी कमाई भी बढ़ती है। और अंत में इसका सबसे बड़ा असर होता है लोगों की जिंदगी का बेहतर होना, समाज में भाईचारा बढ़ना और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ताकत मिलना। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। तालाबों और टैंकों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज 2017 में जहां करीब 14 बिलियन क्यूबिक मीटर था, वो 2024 तक बढ़कर 25 बिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा हो गया। ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव खबर है। किसानों के लिए तो इसका मतलब है आर्थिक सुरक्षा। जब पानी होता है तो उनकी खेती मौसम की मार झेलने के लिए ज्यादा तैयार होती है। वो दूसरी फसल उगा सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए। तो अब इन दोनों मॉडलों को, जो इतने अलग लगते हैं, एक साथ रखकर देखते हैं, क्योंकि असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तुलना पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है PARATGI, जो टॉप डाउन है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ है अमृत सरोवर, जो बॉटम अप है, लोगों की भागीदारी से चलता है और सामुदायिक संपत्ति बनाता है। तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन दोनों का DNA एक ही है। दोनों ही मॉडल विभागों के बीच की दीवारों को तोड़ते हैं और केंद्र राज्य के सहयोग को मजबूत करते हैं, ताकि देश के बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। और यहीं पर हम एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या केंद्र की ताकत और जमीन पर लोगों के इरादों का ये मिश्रण 21वीं सदी की बड़ी विकास चुनौतियों से निपटने का एक नया फॉर्मूला हो सकता है? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा मॉडल जरूर है जिस पर दुनिया की नजर रहेगी।